Hi everyone, this is Mohit Advocate, and in today's lecture, we are starting the quick revision, a very fast, rapid revision of the Code of Criminal Procedure 1973. I will be reading all the provisions from my criminal manual of the CRPC, and the perspective of this rapid revision is for the PTE purpose for Rajasthan Judiciary 2024 examination. So let's begin without wasting a second. I will be covering all the provisions which are very much important and the questions which can be made up with these provisions. So without wasting a minute, we are starting with our provisions. So in this rapid revision, there will be three parts, three series. So it is not possible to to complete the code of CRPC in one lecture. So we will post three series of important provisions of the CRPC. So thank you, and if possible then watch fully. Thank you. The Code of Criminal Procedure 1973, CRPC 1973. It is containing total of 37 chapters and 484 sections and 2 schedules. So section 1, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट. क्या शॉर्ट टाइटल रहेगा, इसकी हदें कहाँ तक रहेंगी और ये कमेंट्स कब से हुआ था. दिस एक्ट में बी कॉल्ड द CRPC 1973. इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया. प्रोवाइडेड द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर्स 8, 10, 11 देयर शैल नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ नागालैंड ट्राइबल एरियाज. सो बताया गया है कि चैप्टर 8, 10 और 11 के प्रोविजन स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पर नहीं लगेंगे. बट द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, बट जो राज्य सरकार है किसकी, नागालैंड की और ट्राइबल एरियाज की, मे बाय नोटिफिकेशन अप्लाई सच प्रोविजन और एनी ऑफ देम टू द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड और सच ट्राइबल एरिया. अगर राज्य सरकार नागालैंड की उन ट्राइबल एरियाज की चाहती हैं कि कोई प्रोविजन लगाना तो लगा सकती हैं, एज द केस में भी जैसा भी मुकदमा हो. विद सच सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल मॉडिफिकेशंस, कुछ रिक्वायरमेंट्स, कुछ चेंजेस करने हैं उनके साथ भी लगा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है वो अपने नागालैंड में और ट्राइबल एरियाज में. एज में भी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन निकालेगी नागालैंड अपने वो राज्य, नागालैंड राज्य अपने उसमें और ट्राइबल एरियाज अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकालेगी कि अब से 8, 10 और 11 हमारे स्टेट में लगने वाले हैं. ठीक है. एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 1, it is not important. Section 2, definitions, it is important. In this code, unless the context otherwise requires, इस कोड में CRPC में अगर भाई हालात ही कोई वर्डिंग है वही अगर आपको कुछ और मतलब दिखाती है तो वो मानना, नहीं तो ये मानना. 2A, बेलेबल ऑफेंस, वो अपराध जिनमें बेल मिल सकती है. 2A में वो डिफाइंड है. मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल. बेलेबल ऑफेंस वे अपराध होते हैं जो कि बेलेबल दिखाए गए हैं फर्स्ट शेड्यूल में, और विच इज़ मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग फोर्स, और जो बेलेबल जिनमें बेल एज अ मैटर ऑफ राइट है वो किसी और अन्य कानून में भी बेलेबल बताए गए हैं, तो वो बेलेबल ऑफेंसेज हैं. एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेज मीन्स एनी अदर ऑफेंस, और नॉन बेलेबल ऑफेंसेज की डेफिनेशन भी इसी में दे दी है 2A में कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेज जिनमें जमानत नहीं मिल सकती वो कौन से ऑफेंस है, वो जो बेलेबल नहीं है वो नॉन बेलेबल है. अब 2B, चार्ज. व्हाट इज चार्ज? इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड देन वन. चार्ज इंक्लूड करता है एक से ज़्यादा हेड, एक से ज़्यादा धारा, जब एक से ज़्यादा धारा उस ऑफेंस में, अपराध में लगी हुई है. 2C, कोग्निजेबल ऑफेंस. ये कोग्निजेबल अपराध कौन सा होता है? मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड कोग्निजेबल केसेज मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट. कोग्निजेबल ऑफेंसेज और कोग्निजेबल केसेस वह अपराध होते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर के पास पूरी पावर है कि वो अपराधी को बिना मजिस्ट्रेट का वारंट दिखाए हुए अरेस्ट कर सकती है, उसके पास पहले से ही पावर है, तो वो होते हैं कोग्निजेबल ऑफेंसेज. आप अभी के लिए मान के चल लीजिए कि कोग्निजेबल ऑफेंसेज वो होते हैं जो हीनियस अपराध होते हैं, जो कि संगीन मुकदमे होते हैं. 2D, कंप्लेंट. अब कंप्लेंट बहुत ज़रूरी है. 2D, कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग. कंप्लेंट, दरखास्त, एक आरोप लगाते हैं दरखास्त में, लिखित में या मौखिक ज़बानी बोलकर टू अ मैजिस्ट्रेट. और कंप्लेंट वो एलिगेशंस किसको आप लगा कर देते हो, लिखित में या फिर मौखिक ज़बानी, किसके सामने बोलते हो? मैजिस्ट्रेट के सामने, जज साहब के सामने. विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड. और बस आप क्या
किस व्यू के लिए आप दरख्वास्त देते हो, किस चीज़ के लिए आप दरख्वास्त देते हो कि जज साहब जो इस कोड में धाराएं बताई गई हैं उसके तहत एक्शन लेंगे, उसके तहत कार्रवाई करेंगे। डेट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन, कि किसी व्यक्ति जानने वाले या अनजान व्यक्ति ने हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस, तो किसी व्यक्ति ने जानकार या अनजान व्यक्ति ने अपराध किया है। बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट, पर कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट नहीं आएगी, बस कंप्लेंट में आएगी एक लिखित रिपोर्ट जो एक पर्सन देता है अदर देन अ पुलिस रिपोर्ट, तो वो इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है और कंप्लेंट भी हो सकती है। अब इसके 2D की एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अ रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर इन द केस विच डिस्क्लोजेज आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस shall be deemed to be the complaint and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be the complaint। अब ये कह रहा है एक्सप्लेनेशन कि कोई ऐसा केस था जिसमें कोई ऐसा अपराध हुआ था कि जिसमें मजिस्ट्रेट से वारंट लेना था, पर पुलिस ऑफिसर ने स्टार्टिंग में मजिस्ट्रेट से वारंट नहीं लिया और उसने उसको कॉग्निजेबल केस समझ के बिना वारंट लिए ही इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी। और अब वो जब रिपोर्ट जमा करेगा मजिस्ट्रेट के पास तो उसको लगा कि यार ये तो वो है, ये तो नॉन कॉग्निजेबल केस है और इसमें तो मेरे को वारंट लेना चाहिए था मजिस्ट्रेट साहब से इन्वेस्टिगेशन चालू करने का। सो एक्सप्लेनेशन उसको क्लियर कर रहा है कि ऐसे सिचुएशन आ जाए तो जो पुलिस ऑफिसर है वो जो कंप्लेंट पुलिस रिपोर्ट बना के रेडी करके मजिस्ट्रेट साहब को देगा तो मजिस्ट्रेट उसको उस पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट समझ लेंगे और पुलिस ऑफिसर को कंप्लेनेंट समझ लेंगे। ये 2D की एक्सप्लेनेशन बोलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 2E हाई कोर्ट बस याद कर लो, 2E हाई कोर्ट और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 2F इंडिया, ये याद कर लो। 2G इंक्वायरी इंपॉर्टेंट है। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी का मतलब है हर वह जांच पड़ताल जो अदालत करता है अदर देन अ ट्रायल, पर वो ट्रायल नहीं है। कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय द मजिस्ट्रेट और अ कोर्ट, और इस कोड CRPC के द्वारा कौन करता है, एक मजिस्ट्रेट करता है या कोई अदालत करती है। वो अदालत हो सकती है दूसरी अदालत भी मजिस्ट्रेट के अलावा भी। अब 2H इन्वेस्टिगेशन, ये जांच पड़ताल क्या होती है। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड, सारी प्रक्रिया इस कोड के तहत फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर, और किस चीज़ के लिए प्रक्रिया हो रही है, बस गवाहों को सबूतों को जुटाने के लिए। कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर, और उसको पुलिसकर्मी कंडक्ट कर रहा है उस जांच पड़ताल को, और बाय एनी पर्सन, और कोई और व्यक्ति भी कंडक्ट कर सकता है इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल को अदर देन अ मजिस्ट्रेट, पर मजिस्ट्रेट जज साहब नहीं कर सकते इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल। हु इज ऑथराइज बाय मजिस्ट्रेट इन दिस विभाग, वो अन्य व्यक्ति जिसको मजिस्ट्रेट साहब ने जज साहब ने ऑथराइज कर रखा है वो भी इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल कर सकता है। ये हमारा 2H बता रहा है। अब 2I जुडिशियल प्रोसीडिंग, ये कानूनी प्रक्रिया, ये क्रिमिनल प्रक्रिया क्या होती है। 2I includes any proceeding in the course of which evidence is or may be legally taken on oath। जुडिशियल प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें गवाही किस पर ली जाती है, शपथ पर ली जाती है, तो उसको मानेंगे कि वो जुडिशियल प्रोसीडिंग है। 2I। अब 2J लोकल जुरिडिक्शन, अब लोकल क्षेत्रफल क्या होता है। इन रिलेशन टू अ कोर्ट और मजिस्ट्रेट, इस संदर्भ में कोर्ट और मजिस्ट्रेट के संदर्भ में, मीन्स द लोकल एरिया विद इन विच द कोर्ट और मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज ऑल ऑफ इट्स हिज पावर्स अंडर दिस कोड, वह लोकल एरिया होता है, वह क्षेत्रफल होता है जिसमें मजिस्ट्रेट और कोर्ट अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल करते हैं जो इस कोड ने प्रदान कर रखी हैं उन्हें। एंड सच लोकल एरिया में कॉम्प्राइज द होल ऑफ द स्टेट, ऐसा लोकल एरिया या तो पूरा राज्य हो सकता है और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, या किसी राज्य का कोई भाग हो सकता है। एज अ स्टेट गवर्नमेंट में माई नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, जैसा कि राज्य सरकार अपनी नोटिफिकेशन में निकाल देगी कि कौन सा मजिस्ट्रेट की कौन सी लोकल जुरिडिक्शन होगी। जैसे पटौदी के मजिस्ट्रेट की पटौदी के एरिया में लगेगी, पटौदी के थाने में लगेगी, गुड़गांव के मजिस्ट्रेट की गुड़गांव के थानों में लगेगी। ऐसे दिल्ली द्वारका के मजिस्ट्रेट की द्वारका के कोई सेक्टर जैसे 8 के थाने में लगेगी, सेक्टर 8 के थाने द्वारका मजिस्ट्रेट MM को जाएंगे। ऐसा ये 2J लोकल जुरिडिक्शन बताता है। अब 2K मेट्रोपॉलिटन एरिया, अब ये मेट्रोपॉलिटन इलाके कौन से होते हैं। मीन्स द एरिया डिक्लेयर्ड और डीम टू बी डिक्लेयर्ड, वह एरिया जो डिक्लेयर किए गए हैं, घोषित किए गए हैं या उनको घोषित किया गया है डीम कर समझ के कि ये मेट्रोपॉलिटन एरिया है। अंडर सेक्शन 8 के साथ हम रीड करेंगे 2K को, टू बी मेट्रोपॉलिटन एरिया, कि यह एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया है 2K। अब 2L नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं। मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच ए नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच आ पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल केस एक ही होते हैं जिसमें पुलिसकर्मी के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती कि वो बिना मजिस्ट्रेट का वारंट दिखाए आपको अरेस्ट कर ले। उसको मजिस्ट्रेट का वारंट दिखाना ही पड़ेगा तभी वो आपको अरेस्ट कर सकता है। ये हमारा 2L हो गया। अब 2M नोटिफिकेशन मीन्स नोटिफिकेशन पब्लिश ऑफिशियल गैजेट, हर वो नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल गैजेट में है उसको हम नोटिफिकेशन बोलेंगे 2M। अब 2N ऑफेंस, अब ये ऑफेंस क्या होता है, अपराध क्या होता है। मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन, कोई कार्य और ओमिशन कोई कार्य करना था पर नहीं किया, कोई लीगल ड्यूटी थी जो करनी थी पर आपने नहीं की, वो ओमिशन कर दिया, आपने ओमिट कर दिया। ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ, जो कि
सज़ा जो जिसमें कि सज़ा दे रखी किसी कानून में, अगर आपने वो कार्य किया या नहीं किया तो फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स समय के संदर्भ में any act and includes any act in respect of which a complaint may be made under section 20 of the Cattle Trespass Act 1871 और एक दरखास्त दी गई है सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट, तो वो भी ऑफेंस अपराध माना जाएगा। ये सेक्शन 2N हमारा हो गया। अब 2O ऑफिसर इंचार्ज क्या होता है? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। अब 2O में हमें बता रखा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन इंक्लूड्स, कौन सा शामिल होगा इसमें? व्हेन द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट फ्रॉम द स्टेशन हाउस, जब वो SHO जो इंस्पेक्टर होता है 3 स्टार वाला, जब वो अनुपस्थित है अपने थाने से, और अनेबल फ्रॉम इलनेस और अदर कॉज टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, या बीमार होने के कारण या और कोई अन्य कारण इसकी वजह से अपनी ड्यूटीज नहीं निभा पाता है वो SHO, वो इंस्पेक्टर, तो कौन होगा SHO? द पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट एट द स्टेशन हाउस हु इज नेक्स्ट इन रैंक टू सच ऑफिसर एंड इज अबव द रैंक ऑफ द कांस्टेबल, तो वह पुलिस ऑफिसर जो SHO से जूनियर है, जस्ट जूनियर है, वो होगा, और पर वो कांस्टेबल की रैंक से ऊंचा होगा, वो SHO हो जाएगा पुलिस स्टेशन का। व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट्स एनी अदर पुलिस ऑफिसर सो प्रेजेंट, या फिर राज्य सरकार कोई भी अगर जिसको भी बना देती है SHO, तो वो होगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। ये 2O हमारा हो गया। अब 2P प्लेस, जगह क्या होगी? प्लेस इंक्लूड्स द हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल एंड वेसल। जगह में क्या क्या शामिल होगा? एक हाउस, एक निवास स्थान, बिल्डिंग, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, एक टेंट, कोई तंबू, व्हीकल, कोई कार वगैरह, मोटर व्हीकल, कोई मोटर बाइक, एंड वेसल, ये बोट्स वगैरह, शिप वगैरह, ये भी प्लेस में बोले जाएंगे। अब 2Q प्लीडर। अब प्लीडर क्या होगा? व्हेन यूज विद रेफरेंस टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट, जब यह संदर्भ रखता है किसी प्रक्रिया जो कि अदालत में चल रही है। मीन्स अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स टू प्रैक्टिस इन सच कोर्स, तो मान लो कि कानून द्वारा वो व्यक्ति ऑथराइज होना चाहिए कि वो उस कोर्ट में, उस अदालत में वकालत कर सके, प्रैक्टिस कर सके। एंड इंक्लूड्स एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट टू एक्ट इन सच प्रोसीडिंग, और वह व्यक्ति भी प्लीडर होता है जिसको कि कोर्ट की अदालत द्वारा परमिशन लेकर उसको अपॉइंट किया गया है कि वो प्रक्रिया संभालेगा एक मुकदमे की, तो वो 2Q प्लीडर होता है। 2R पुलिस रिपोर्ट क्या होता है? ये मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर टू अ मजिस्ट्रेट अंडर 173 का 2। पुलिस रिपोर्ट एक वह रिपोर्ट होती है जो कि एक पुलिसकर्मी ने मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड की है, मजिस्ट्रेट के पास भेजी है, और कौन से सेक्शन में भेजी है? 173 के सब सेक्शन 2 में। अब 2S पुलिस स्टेशन मीन्स एनी पोस्ट और प्लेस। पुलिस स्टेशन, पुलिस थाना कौन सी जगह होती है? कोई प्लेस होती है और कोई पोस्ट होती है, डिक्लेयर जनरली और स्पेशली बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी अ पुलिस स्टेशन, जो राज्य सरकार ने नियुक्त की हुई है, बनाई हुई है कि ये पुलिस थाना है। एंड इंक्लूड्स एनी लोकल एरिया स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, और जो लोकल एरिया उस पुलिस थाने के अंतर्गत लगता है जो राज्य सरकार ने बता रखा है, तो वो पूरा एरिया भी पुलिस थाना बन सकता है। ये 2S बता रहा है। 2T प्रिस्क्राइब कोई नहीं पूछता। 2U पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील वह व्यक्ति होता है जिसको कि नियुक्त किया जाता है सेक्शन 24 CRPC के अंतर्गत, और उसमें वह व्यक्ति भी होता है जो उस पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जिसको निर्देश दिए हुए हैं कि तुम पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, तुम अब इस प्रक्रिया को संभालो, तो वह भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील होता है। ये 2U बोल रहा है। 2V सब डिवीज़न, उप तहसील क्या होती है? मीन्स अ सब डिवीज़न ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो उप तहसील मान लीजिए कि उप तहसील एक जिले की। अब 2W सम्मन केस कौन से होते हैं? मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। सम्मन केस को ये बता रहा है कि वो एक अपराध का केस तो है लेकिन वो एक वारंट केस नहीं है। सो सम्मन केस की डेफिनेशन हमें वारंट केस से ही देखने को मिलेगी, बस सम्मन केस ऐसे ही बता रखा है कि 2W में है। अब 2 क्लोज WA जो कि अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था, और ये कौन सी अमेंडमेंट से ऐड हुआ था? 2008 की अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट। ये बताता है विक्टिम जिसके खिलाफ, जिसके विरुद्ध ऑफेंस हुआ है, तो वो विक्टिम कौन होता है? विक्टिम मीन्स अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी। विक्टिम वह व्यक्ति होता है जिसने कोई हानि या कोई चोट झेली है, कोज्ड बाय द रीजन ऑफ द एक्ट और ओमिशन, और वो क्यों झेली है, उसने किस कारणवश झेली है कि अपराधी ने उसके ऊपर कोई कार्य किया है या कोई ओमिशन किया है जो उसको नहीं करना था पर उसने किया है उस अपराधी ने। फॉर विच द अक्यूज पर्सन हैज़ बीन चार्ज, और जिसके लिए वह अपराधी को चार्ज किया गया है एक मजिस्ट्रेट के द्वारा। एंड द एक्सप्रेशन विक्टिम इंक्लूड्स, और ये एक्सप्रेशन जो विक्टिम है ये इंक्लूड, ये शामिल है, इसमें क्या क्या शामिल है? हिज और हर गार्जियन और लीगल एयर, उसके गार्जियन और उसका लीगल एयर भी इसमें शामिल है। ये हमारा 2WA विक्टिम हो गया। अब 2X वारंट केस। ये वारंट केस क्या होते हैं? मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस। वारंट केस वह मुकदमे होते हैं जो कि अपराध के होते हैं, पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 years, जो कि पनिशेबल होते हैं
डेथ के साथ, कैपिटल पनिशमेंट के साथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, ताउम्र कैद के साथ, या फिर 2 साल की जेल के ऊपर जिनकी पनिशमेंट होती है तो वो वारंट केस होते हैं। तो हमें सम्मन केस 2W की डेफिनेशन मिल गई ना इससे 2X से वारंट केस से, कि जो 2 साल के नीचे होते हैं वो सम्मन्स केस होते हैं। ठीक है, 2 साल या 2 साल से नीचे जिनकी सज़ा होती है वो सम्मन्स केस होते हैं, और 2 साल और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और डेथ की जो होते हैं वो वारंट केस होते हैं। अब 2Y जो फाइनल है हमारा सेक्शन 2 का डेफिनेशन, words and expression used herein and not defined but defined in the IPC have the meaning respectively assigned to them। तो जेनेसिस बोल रहा है CRPC में कोई शब्द डिफाइन नहीं कर रखा पर मेंशन कर रखा है, तो वो जेनेसिस कहाँ से लेगा, वो IP से, इंडियन पिनल कोड से जेनेसिस ले लेगा, और उसमें अगर बता रखे हैं तो वही मतलब उसका समझ के चलना। ये हमारे सेक्शन 2 हो गए पूरे। अब हम सेक्शन 3 देखेंगे। सेक्शन 3 कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस, इसको कोई नहीं पूछता, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस को कोई नहीं पूछता। बस अब हम सेक्शन 4, बस इसको कोई याद करने की जरूरत नहीं सेक्शन 3 को। अब हम सेक्शन 4 पढ़ेंगे। सेक्शन 4 जो कह रहा है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर IPC एंड अदर लॉ, कि जो अपराध IPC में सब्सटेंटिव लॉ में जो डिफाइन है उनकी ट्रायल कैसे होगी, या फिर और अन्य कानून में कोई अपराध डिफाइन है तो उनकी ट्रायल कैसे होगी। ये सेक्शन 4 बता रहा है कि उनकी ट्रायल CRPC के अंतर्गत होगी। 4 का 1 ऑल ऑफेंसेस अंडर द IPC, सारे अपराध जो कि IPC में दिए गए हैं, शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड इनटू, ट्राइड एंड अदरवाइज डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ हेयरइन आफ्टर कंटेंट। तो उनको ट्राई किया जाएगा, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उनको इंक्वायर्ड किया जाएगा, जो कि प्रोविजन CRPC में दिए हुए हैं सारे IPC के अपराधों के, क्योंकि IPC हमारा सब्सटेंटिव लॉ है और CRPC हमारा एडजेक्टिव लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है। तो इसमें जो प्रक्रिया दे रखी है उसी हिसाब से IPC के जो सारे जो अपराध होंगे वो इसी हिसाब से इन्वेस्टिगेट, इंक्वायर्ड और ट्राई किया जाएगा। ये 4 का 1 बोलता है। 4 का 2 ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड into tried and otherwise dealt with accordance with to the same provisions but subject to any enactment for the time being for regulating the manner or place of investigation, inquiring into trying or otherwise dealing with such offences। IPC को छोड़कर कोई भी अगर सब्सटेंटिव लॉ है, कोई पीनल लॉ है, अगर उसमें कोई अगर बता रखा है कि इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल कैसे होगी तो उसके प्रोविज़न फॉलो करना। अगर नहीं बता रखा तो CRPC की प्रक्रिया जो दी हुई है इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल और इंक्वायरी की वो फॉलो करना। ये 4 का 2 बताता है। अब सेक्शन 5 सेविंग, अब ये सेव कर रहा है, किसको सेव कर रहा है? सेक्शन 5 नथिंग कंटेन इन दिस कोड शैल इन द एब्सेंस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कॉन्ट्रेरी अफेक्ट एनी स्पेशल और लोकल लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स। बोल रहा है किसी इलाके में कोई स्पेशल या लोकल लॉ लगा हुआ है जो प्रक्रिया को देखता है कि क्रिमिनल कोई अपराध हो जाता है और स्पेशल और लोकल लॉ किसी इलाके में लगा हुआ है, तो बोल रहा है उसकी प्रक्रिया को, उस स्पेशल लॉ और लोकल लॉ को ये CRPC बिल्कुल भी हाथ भी नहीं लगाएगा, नहीं छेड़ेगा। तो अगर उस स्पेशल लॉ में प्रोविज़न दे रखे कि कैसे प्रक्रिया होगी तो ये बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएगा। जैसे हम देख सकते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कुछ प्रक्रिया दी हुई है कि कैसे क्या होगा। तो ये सेक्शन 5 उन्हीं स्पेशल लॉ को, जो स्पेशल कानून है, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में दिया हुआ है कि इंक्वायरी ट्रायल कैसे चलेगी और कैसे प्रोसीजर रहेगा, सो वो इन्हें बचा रहा है। इन एक्ट को ये सेक्शन 5 बता रहा है कि स्पेशल और लोकल लॉ को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा अगर उन्हें प्रोविज़न दिया हुआ है, और नहीं दिया हुआ तो CRPC फॉलो होगी। ये हमारा सेक्शन 5 बोल रहा है। अब चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड देयर पावर टू एंड ऑफिसेज। अब चैप्टर 2 हमें बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफेंसेज। तो ये हमें सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 25 कैपिटल A तो देखने को मिलेगा, सो इसमें हम सारे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेक्शन 6 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, कितनी तरह की क्लासेस होंगी क्रिमिनल कोर्ट्स की। Besides the high courts and the courts constituted under any law other than this code, तो बोल रहा है हाई कोर्ट को और कोई अन्य कोड है जो कि किसी लॉ के, किसी कानून के तहत बना हुआ है, अदर देन दिस कोड, बस इस कानून को छोड़ दो, लेकिन जो और हाई कोर्ट है और कोई अन्य कोड है जो किसी और कानून के तहत बनाया है उसको आप साइड में रखो, बिसाइड करो। और फिर जनरल रूल क्या पता है, देयर शैल बी इन एवरी स्टेट, हर राज्य में क्या होगा, द फॉलोइंग क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स नेमली, जो नीचे दिए गई क्लासेज हैं ये वाले क्रिमिनल कोर्ट हर राज्य में होंगे। अब 1 कोर्ट ऑफ सेशन होगा हर राज्य में। 2 जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास JMIC होंगे इन एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स, और मेट्रोपॉलिटन एरिया 2K में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स MM साहब होंगे। अब 3 जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास JMSC होंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होंगे हर राज्य में। 4 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स होंगे, जो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, वो होंगे। ठीक है। अब सेक्शन 7 टेरिटोरियल डिवीजन्स। टेरिटोरियल डिवीजन्स क्या होती हैं? 7 का 1 एवरी स्टेट शैल बी सेशंस डिवीजन, हर राज्य को हम सेशंस डिवीजन बोलेंगे, और शैल कंसिस्ट ऑफ सेशंस डिवीजन, या उस राज्य में बहुत सारी सेशंस डिवीजन्स होंगी। एंड एवरी सेशंस डिवीजन शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड बी अ डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, और हर सेशंस डिवीजन, जो हर राज्य हमने सेशन डिवीजन बनाया तो बोल रहा है, और हर सेशन डिवीजन होगी उसमें क्या कंसिस्ट होगा, उसमें
उसमें बी ए डिस्ट्रिक्ट, हर सेशन डिवीजन को हम डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे, ठीक है। अब 7 का 2, प्रोवाइडेड एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया शैल फॉर द सेड पर्पस बी ए सेपरेट सेशन डिवीजन एंड अ डिस्ट्रिक्ट। तो जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है जिसमें संख्या 1 मिलियन से ऊपर होती है, तो उसको भी हम सेशंस डिवीजन बोल देंगे या डिवीजन्स बोल देंगे, ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट बोल देंगे, जिला बोल देंगे। अब 7 का 2, द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, राज्य सरकार किनसे कंसल्ट करेगी, किससे राय लेगी, हाई कोर्ट से, उच्च न्यायालय से। अल्टर द लिमिट और द नंबर ऑफ सच डिवीजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट, तो अल्टर कर देगी, कम कर देगी, ज़्यादा कर देगी ये लिमिट्स इन सेशंस डिवीजन की और डिस्ट्रिक्ट्स की उस राज्य सरकार में, उस राज्य में। ये 7 का 2 बोलता है। 7 का 3, द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, राज्य सरकार कंसल्टेशन करेगी किससे, उच्च न्यायालय से, उस राज्य की। डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिवीजन्स, एक डिस्ट्रिक्ट को बहुत सारी सब डिवीजन में उप जिले में बांट देगी। एंड मे अल्टर द लिमिट्स और द नंबर ऑफ सच सब डिवीजन्स, और उन जो सब डिवीजन जो उप जिले बांटेगी उनकी लिमिट्स को बढ़ा देगी, घटा देगी, ये भी राज्य सरकार हाई कोर्ट के कंसल्टेशन में करेगी। 7 का 3। अब 7 का 4, द सेशंस डिवीजन डिस्ट्रिक्ट्स एंड सब डिवीजन, जो सेशन डिवीजन जो कि राज्य रहेगा और जो उसमें डिस्ट्रिक्ट्स रहेंगी और उसमें जो ये सब डिस्ट्रिक्ट सब जिले रहेंगे एग्जिस्टिंग इन स्टेट, जो कि राज्य में हैं पहले से ही, एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, और जो जब ये कोड आया था तब से ही वो पहले से हैं, शैल बी डीम टू हैव बीन फॉर्म्ड अंडर दिस सेक्शन, तो मान लिया जाएगा कि उनको जो पहले से मौजूद थे वो सेशन डिवीजन, वो डिस्ट्रिक्ट्स और वो सब डिवीजन, वो इस कोड के तहत ही बने हैं। ये सेक्शन 7 का 4 बता रहा है। अब सेक्शन 8, मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ क्या होते हैं ये, तो बता रहा है 8 का 1, द स्टेट गवर्नमेंट मे बाई नोटिफिकेशन डिक्लेयर डेट, राज्य सरकार नोटिफिकेशन निकालेगी और घोषित कर देगी एज फ्रॉम सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, और उस तारीख से जो कि नोटिफिकेशन में वो डेट दी जाएगी, वो दिनांक दी जाएगी। एनी एरिया इन द स्टेट कॉम्प्राइजिंग अ सिटी, जो भी एरिया, कोई भी इलाका जो कि उस सिटी में है, जो कि उस शहर में है और टाउन में है या उस टाउन में है, हुज पॉपुलेशन एक्सीड 1 मिलियन, जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है, 10 लाख लोगों से ज़्यादा है, शैल बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया फॉर द पर्पस इज दोस कोड, तो उसको 1 लाख से ज़्यादा जिस शहर की, जिस एरिया की, जिस टाउन की पॉपुलेशन 10 लाख लोगों से ज़्यादा है, सो उसको हम क्या बोल देंगे, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया है इस CRPC के मतलब के तहत। अब 8 का 2, एज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, इस कोड के शुरुआत से ही, ईच ऑफ द प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास एंड द सिटी ऑफ अहमदाबाद, सो हर जो प्रेसिडेंसी टाउन है, हर जो प्रेसिडेंसी टाउन है और वो बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद की सिटी, उसको हम क्या मान लेंगे, उसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया मान लेंगे। ये 8 का 2 बताता है। 8 का 3, द स्टेट गवर्नमेंट में बाई नोटिफिकेशन एक्सटेंड, रेड्यूस और अल्टर, तो राज्य सरकार क्या करेगी, एक नोटिफिकेशन निकालेगी, एक्सटेंड या तो बढ़ा देगी एरिया को, मेट्रोपॉलिटन एरिया के बढ़ा देगी, रेड्यूस कम कर देगी, और अल्टर द लिमिट या अदला बदली कर देगी उसके लिमिट्स को ऑफ द मेट्रोपॉलिटन एरिया। बट द रिडक्शन और अल्ट्रेशन शैल नॉट बी मेड और एज टू रिड्यूस, पर वो रिडक्शन और जो अल्ट्रेशन होगी, अदला बदली होगी, वो कितनी नहीं होनी चाहिए, एज टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ सच एरिया टू लेस देन 1 मिलियन, कि 10 लाख लोगों से उसको रिड्यूस कर दिया, उसकी अल्ट्रेशन कर दी, कह रहा वो नहीं होनी चाहिए, 10 लाख से ज़्यादा लोग तो होने चाहिए, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया तभी बनेगा, नहीं तो अगर 10 लाख से नीचे कर दोगे तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं रहेगा। ये 8 का 3 बोलता है। 8 का 4, वेयर आफ्टर एन एरिया हैज़ बिन डिक्लेयर्ड और डीम टू हैव बिन डिक्लेयर्ड टू बी मेट्रोपॉलिटन एरिया, जहाँ एक एरिया को घोषित कर दिया गया है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया है, द पॉपुलेशन ऑफ सच एरिया फॉल्स बिलो 1 मिलियन, और 10 लाख से नीचे उसकी पॉपुलेशन, उसकी जनगणना गिर जाती है। सच एरिया शैल एंड फ्रॉम सच डेट एज द स्टेट गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ सीज टू बी मेट्रोपॉलिटन एरिया, अगर 10 लाख से नीचे उसकी जनसंख्या गिर गई तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं कहलाया जाएगा। बट नॉट विथ स्टैंडिंग सच सीजर एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अपील पेंडिंग इमीडिएटली बिफोर सच सीजर, तो पर सब कुछ भूल जाइए कि ऐसा सीजर हुआ है, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया कहलाया नहीं जा रहा है, तो कोई इंक्वायरी, कोई ट्रायल, कोई इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही चलती रहेगी कि वो किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया में अपराध हुआ था और वो इंक्वायरी वैसे ही चलती रहेगी, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये 8 का 4 बोलता है। 8 का 5, वेयर स्टेट गवर्नमेंट रेड्यूसेस और अल्टर सब सेक्शन 3 द लिमिट्स ऑफ एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया, सब सेक्शन 3 में राज्य सरकार ने अल्टर और लिमिट किया था किसी लिमिट्स को एक मेट्रोपॉलिटन एरिया की, सच रिडक्शन और अल्ट्रेशन शैल नॉट अफेक्ट एनी इंक्वायरी, तो ऐसा रिडक्शन भी किसी इंक्वायरी को, ट्रायल को और इन्वेस्टिगेशन को अफेक्ट नहीं करेगा। अगर अपील पेंडिंग इमीडिएटली, या कोई अपील पेंडिंग है इमीडिएटली, इस ऐसा करने के बाद, मेट्रोपॉलिटन एरिया को अल्टर करने के बाद, ठीक है, बिफोर सच रिडक्शन और अल्ट्रेशन बिफोर एनी कोर्ट और मजिस्ट्रेट एंड एवरी सच इंक्वायरी, ट्रायल और अपील शैल कंटिन्यू टू बी डेल्ट, तो एवरी इंक्वायरी, ट्रायल और अपील कंटिन्यू रहेगी, उसी वे में चलती रहेगी कि ऐसी कोई नोटिफिकेशन राज्य सरकार ने नहीं निकाली है। ये 8 का 5 कहता है। एक्सप्लेनेशन, इन दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन पॉपुलेशन मीन्स द पॉपुलेशन एज असर्टेन इन द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस, वो मान लो कि प्रीसीडिंग लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस से जो जनगणना की गई थी वही पॉपुलेशन मान लो, ठीक है। अब सेक्शन 9 ऑफ द CRPC, कोर्ट ऑफ सेशन, सत्र न्यायालय,
9 का 1, द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशंस डिवीजन। तो राज्य सरकार क्या करेगी, स्थापना करेगी एक कोर्ट ऑफ सेशन का हर जिले में और हर राज्य में। 9 का 2, एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिसाइडेड ओवर जज टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। हर कोर्ट ऑफ सेशन में कौन बैठेगा, एक जज बैठेगा जिसको कौन नियुक्त करेगा, हाई कोर्ट नियुक्त करेगा उसी राज्य का। 9 का 3, द हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जजेस एंड असिस्टेंट सेशन जजेस टू एक्सरसाइज जुडिक्शन इन कोर्ट ऑफ सेशन। तो कह रहा है हाई कोर्ट ही एडीजे और एएसजे को अपॉइंट कर देगी कि वो भी अपने क्षेत्रफल में कोर्ट ऑफ सेशन में काम कर सकें। ये 9 का 3 होता है। 9 का 4, द सेशंस जज ऑफ वन सेशन डिवीजन में बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट टू बी ऑल्सो एन एडिशनल सेशन जज ऑफ अनदर डिवीजन। एक सेशन जज को, एक जिले के सेशन जज को हाई कोर्ट दूसरे जिले के सेशन जज की तरह भी नियुक्त कर देगी कि तुम अब वहाँ भी काम करो और यहाँ भी काम करो। ये 9 का 4। अब 9 का 5, वेयर द ऑफिस ऑफ सेशन जज इज वेकेंट द हाई कोर्ट मे मेक अरेंजमेंट फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन विच इज मे और मेड पेंडिंग बिफोर सच कोर्ट ऑफ सेशन बाय एन एडिशनल एएसजे। तो कह रहा है कोई सेशन जज है, कोई मेन सेशन जज है, तो उसका ऑफिस खाली है और कोई अर्जेंट एप्लीकेशन आ जाती है सुनवाई के लिए, तो हाई कोर्ट किसको दे देगा वो अर्जेंट एप्लीकेशन सुनने के लिए, किसी एडीजे को, एडिशनल सेशन जज को, या एएसजे को, असिस्टेंट सेशन जज को दे देगा कि तुम अब इसमें निर्णय लीजिए। और देर इज नो एडीजे और एएसजे बाय सीजीएम। अगर एडीजे और एएसजे भी अवेलेबल नहीं है, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज भी अवेलेबल नहीं है, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस एप्लीकेशन को, अर्जेंट एप्लीकेशन की सुनवाई कर देगा और उसको डिसाइड कर देगा। ये हमारा 9 का 5 का था। 9 का 6, द कोर्ट ऑफ सेशन शैल ऑर्डिनरी होल्ड इट सिटिंग एट सच प्लेसेस एज द हाई कोर्ट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। कोर्ट ऑफ सेशन उस जगह बैठेगा जो हाई कोर्ट अपने नोटिफिकेशन में बता देगी कि आपकी जगह बैठने की यह होगी। But if any particular case the court of session is of opinion that it will tend to the general convenience of the parties and witnesses to hold its sitting at any other place in the session division। अगर कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि कोई मुकदमा ऐसा आ गया है कि इस जगह पे नहीं बैठना चाहिए, हमें और कोई जगह चूज़ करनी चाहिए अपनी सीटिंग के लिए, तो वो वह भी कर सकती है जिसमें पार्टीज़ की कन्वीनियंस हो, गवाहों की कन्वीनियंस हो। सिर्फ 9 का 6 यह कह रहा है। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन इसकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अपॉइंटमेंट वगैरह की बात करती है। अब हम सेक्शन 10 पढ़ते हैं जो कि सीधा बात करेगा सबऑर्डिनेशन ऑफ एएसजे, सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज। असिस्टेंट सेशन जज के ऊपर कौन होगा और उसके नीचे कौन होगा, ये सेक्शन 10 बताता है। 10 का 1, ऑल एएसजे शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज इन हुज कोर्ट दे एक्सरसाइज जुडिक्शन। सारे असिस्टेंट सेशन जज किसके सबऑर्डिनेट होंगे, उसका हायर अथॉरिटी, हायर जज कौन होगा, सेशन जज होगा, ना कि एडिशनल सेशन जज नहीं होगा, एडीजे नहीं होगा, उसका कौन होगा, सेशन जज के सबऑर्डिनेट होगा एएसजे। ये 10 का 1 होता है। अब 10 का 2, the sessions judges may from time to time make rules consistent with this code as to the distribution of business among the ASJ। तो जो सेशन जज रहेगा उस डिस्ट्रिक्ट का, राज्य की उस डिस्ट्रिक्ट का, तो वो ही कामकाज, व्यापार की कौन से केसेस, कौन से मुकदमे एएसजे संभालेगा, असिस्टेंट सेशन जज संभालेगा, तो सेशन जज ही नोटिफिकेशन पे कंट्रोल करेंगे उनका बिजनेस। अब 10 का 3, द सेशन जज मे ऑल्सो मेक प्रोविजन फॉर डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन इन द इवेंट ऑफ हिज एब्सेंस और इनएबिलिटी टू एक्ट बाय एन एडीजे और एएसजे। अगर सेशन जज प्रोविजंस बना देगा कि अगर मेरी अनुपस्थिति में, मेरी एब्सेंस में अगर कोई एप्लीकेशन आ जाती है तो उसे कौन डिसाइड करेगा, वो बना देगा, या तो एडीजे करेगा, एएसजे करेगा। और कह रहा है और इफ देयर इज नो एडीजे और एएसजे बाय द सीजीएम, अगर कोई एडीजे भी नहीं है, कोई एएसजी भी नहीं है, एएसजे भी नहीं है सेशन जज की गैर हाजिरी में, तो सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसकी एप्लीकेशंस को हैंडल करेगा, तो वो ऐसे प्रोविजंस बना सकता है सेशन जज। ये सेक्शन 10 हमारा हुआ। अब सेक्शन 11, कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। तो कोर्ट्स ऑफ जेएमआईसी के कोर्ट्स, अदालत कौन सी होती है, ये सेक्शन 11 जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट का जो एंट्री लेवल का कोर्ट होता है उसकी सेक्शन 11 उसकी बात करता है। 11 का 1, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट नॉट बीइंग अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। हर जिले में, पर वो एरिया कौन सा नहीं है, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर नहीं है, वो वाला जिला नहीं है, वो वाला एरिया नहीं है, वो कोई और एरिया है। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट वो दूसरा जिला है जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर नहीं है। देयर शैल बी एस्टेब्लिश एज मैनी कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। जितने मर्जी की स्थापना होगी कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, जीएमआईसी की, एंड ऑफ द सेकंड क्लास, और जीएमएससी की, सेकंड क्लास वाले की, and at such places as the state government may after consultation with the high court by notification specify। और उन जगहों पर होगी जब राज्य सरकार किससे कंसल्टेशन लेगी, हाई कोर्ट से कंसल्टेशन लेगी और स्पेसिफाई कर देगी कि कितने मजिस्ट्रेट और कितने हमें मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास बैठाने किस एरिया में। तो राज्य सरकार पहले कंसल्ट किससे करेगी, हाई कोर्ट से करेगी और फिर स्पेसिफाई कर देगी। ये हमारा बोलता है 11 का 1। अब 11 का 1 का प्रोवाइड एट द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एस्टेब्लिश फॉर एनी लोकल एरिया वन और मोर स्पेशल कोर्ट्स ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और द सेकंड क्लास। कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट वही कंसल्टेशन करेगी हाई कोर्ट से और
बना और स्थापना कर देगी, एस्टेब्लिशमेंट कर देगी किसकी, स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास टू ट्राई एनी पर्टिकुलर केस और पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस। और सिर्फ क्या करने के लिए कि सिर्फ एक प्रकार के केस ही ये देखेंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जो एक ही प्रकार के केस है, जैसे NI एक्ट के केसेस चेक बाउंस के उसको बना देते हैं ना कि ये एक ही प्रकार के केस देखेंगे। सो ये सेक्शन 11 के प्रोवाइजो, सेक्शन 11 के 1 के प्रोवाइजो में ही बनते हैं। सो अब 11 का 2, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच मैजिस्ट्रेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। और जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होगा उसको कौन अपॉइंट करेगी, उसकी नियुक्ति कौन करेगी, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय उस राज्य की। 11 का 3, द हाई कोर्ट में वेन एवर इट अपीयर्स टू बी एक्सपीडिएंट ऑफ नेसेसरी, जब उच्च न्यायालय को यह जरूरी लगता है और यह बिल्कुल ही जरूरी हो गया कि क्या करना है, कन्फर द पावर ऑफ अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, जो शक्तियाँ हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की उसकी शक्तियाँ, और ऑफ द सेकंड क्लास जो सेकंड क्लास का मैजिस्ट्रेट है उसकी शक्तियाँ, ऑन एनी मेंबर ऑफ द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट फंक्शनिंग एज अ जज इन अ सिविल कोर्ट, जो जुडिशियल सर्विसेज उस राज्य की जुडिशियल सर्विसेज का मेंबर है जो कि सिविल कोर्ट की तरह फंक्शन कर रहा है, उस सिविल कोर्ट वाले जज को कौन सी शक्तियाँ प्रोवाइड कर देगी, हाई कोर्ट कौन सी शक्तियाँ प्रोवाइड कर देगी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की शक्तियाँ दे देगी और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की शक्तियाँ दे देगी। ये हाई कोर्ट के पास पावर है। जो सिविल जज है जूनियर डिवीजन उसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बना दिया जाता है। ये 11 सबसेक्शन 3 के तहत होता है। अब सेक्शन 12 बोलता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, CGM क्या होंगे और ACGM क्या होंगे, ये 12 में दिया हुआ है। 12 का है इन एवरी डिस्ट्रिक्ट नॉट बीइंग द मेट्रोपॉलिटन एरिया, वही हर जिला पर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है। द हाई कोर्ट कौन करेगा, उच्च न्यायालय, शैल अपॉइंट अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी अ CGM, तो वो हाई कोर्ट न्यायालय उच्च न्यायालय क्या करेगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को क्या बना देगा, उनमें से चुनकर एक व्यक्ति को, एक जज साहब को उठाकर क्या बना देगा, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बना देगा। 12 का 2, द हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी एन ACGM, हाई कोर्ट ही एक और दूसरे मैजिस्ट्रेट को उठाएगा, जज साहब को उठाएगा और बोलेगा कि आप आज से एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं, ACGM हैं, एंड सच मैजिस्ट्रेट शैल हैव ऑल और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ द CGM, और उसके पास वो जो ACGM बनेगा उस मैजिस्ट्रेट साहब के पास, उस जज साहब के पास सारी शक्तियाँ होंगी CGM वाली, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वाली, अंडर दिस कोड, इस CRPC के तहत, और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स एज द हाई कोर्ट में रहता है, और कोई अन्य कानून की शक्तियाँ भी प्रोवाइड करवा देगा जैसा भी हाई कोर्ट को उचित लगे। अब सेक्शन 12 का 3, हम पढ़ेंगे 12 का 3 का ए, द हाई कोर्ट में डेजिग्नेट एनी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इन एनी सब डिवीजन और द सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड रिलीव हिम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन ऑन एज ओकेशन रिक्वायर्स, तो हाई कोर्ट ये डेजिग्नेट कर देगा किसी भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को उस उप डिविजनल के लिए, जो सब डिवीजन थी ना उसके लिए भी वो बना देगा, मैजिस्ट्रेट बना देगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ही वो बनाएगा, हाई कोर्ट बना देगा, ठीक है, सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बना देगा उस उप तहसील का। अब 3 का बी, सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द CGM, जनरल कंट्रोल किसका रहेगा, CGM का रहेगा, किसके ऊपर रहेगा, एवरी सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जो सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो उप तहसील पे बनाया गया था हाईकोर्ट द्वारा, shall also have and exercise such powers of supervision and control over the works of the judicial magistrate other than the ACGM in the subdivision as the High Court may by general or special order specify। तो जो सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बना जाएगा जो उस उप तहसील का, वो किस पर निगरानी रखेगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पर निगरानी रखेगा जो हाई कोर्ट ने बनाया था, और पर वो एडिशनल CGM पर निगरानी नहीं रखेगा, कौन, सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो उप तहसील के लिए बनाया गया था। ये हमारा हुआ सेक्शन 12 का 3 का ए और बी पूरा। अब सेक्शन 13 पढ़ेंगे हम, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, स्पेशल मतलब कोई स्पेशल काम करेंगे, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेक्शन 13 में अपॉइंट होते हैं। और ये 13 का 1, द हाई कोर्ट में इफ रिक्वेस्टेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, अगर उसके पास रिक्वेस्ट भेजी गई है, किसने भेजी है, केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने, सो एज टू कन्फर अपॉन एनी पर्सन हु होल्ड्स और हैज होल्ड एनी पोस्ट अंडर गवर्नमेंट, तो हाई कोर्ट क्या करेगा, किसी भी व्यक्ति पर जिसने होल्ड की है कोई पोस्ट, कोई ऑफिस होल्ड किया है किसने, सरकार के अंडर, ऑल और एनी ऑफ द पावर्स कन्फर्ड और कन्फरेबल बाय अंडर दिस कोड, या कोई वो ऐसी पावर कन्फर उसको करता था, उसको दे देंगे सारी पावर जो इस कोड की है, या कुछ पावर दे देंगे जो इस कोड की CRPC की, ऑन अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जो एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास रहती है उस व्यक्ति को वो पावर दे दी जाएगी अगर रिक्वेस्ट किया है केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर केसेज और पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेज इन एनी लोकल एरिया नॉट बिकम मेट्रोपॉलिटन एरिया, कि हाई कोर्ट उस व्यक्ति को स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बना देगा किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस के लिए या स्पेशल क्लास ऑफ केसेस के लिए, कि तुम आप भाई साहब आप ये संभालोगे, आपको हम पावर देते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनाते हैं, आपको
फर्स्ट क्लास बनाते हैं या सेकंड क्लास बनाते तो हाई कोर्ट ही बनाएगा और किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस के लिए उसको पावर कन्फर कर देगा किसी भी व्यक्ति को, चाहे उसने पेपर पास किया है नहीं किया है, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है कि उसने कोई ऑफिस होल्ड किया है सरकार में, ये होना चाहिए। ये हमारा 13 का 1। 13 का 1 का प्रोवाइजर, प्रोवाइडेड दैट नो सच पर्सन शैल बी कन्फर्ड ऑन अ नो सच पावर शैल बी कन्फर्ड ऑन अ पर्सन, बताया गया है कि कोई भी ऐसी शक्तियाँ उस व्यक्ति को नहीं दे दी जाएंगी अनलेस ही पॉजेसिव सच क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, जब तक उसके पास वो क्वालिफिकेशन और वो एक्सपीरियंस नहीं है इन रिलेशन टू अ लीगल अफेयर्स, किस संदर्भ में उसको लीगल अफेयर्स कानूनी जानकारी नहीं है, तो जब तक उसको वह पावर्स नहीं कन्फर की जाएंगी। एज द हाई कोर्ट में वाइज रूल स्पेसिफाई, जो भी हाई कोर्ट रूल निकाल देगा इस बिहाफ में कि कितनी उसको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी उसको हम उस व्यक्ति को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की सेकंड क्लास की पावर मुहैया करवाएंगे। ये 13 का 1 का प्रोवाइजो हो गया। अब 13 का 2, सच मजिस्ट्रेट शैल बी कॉल्ड स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो ऐसे व्यक्ति को जो चुना जाएगा उसको बोला जाएगा स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एंड शैल बी अपॉइंटेड फॉर सच टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट अ टाइम, और उन स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कितने समय के लिए नियुक्त किया जाएगा, 1 साल तक के लिए नियुक्त किया जाएगा। एज द हाई कोर्ट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट, और हाई कोर्ट इस विषय में एक स्पेशल और जनरल ऑर्डर से निर्देश दे देंगी। ये 13 का 2 हुआ। 13 का 3, द हाई कोर्ट में एम्पावर स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इन रिलेशन टू एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया आउटसाइड हिज लोकल जुडिक्शन, तो हाई कोर्ट ही शक्तियाँ दे देंगी। किसको शक्तियाँ दे देंगी? उस व्यक्ति को जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना बैठा है, जिसको हाई कोर्ट ने बनाया है कि तुम कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया है जो तुम्हारे इलाके के बाहर है, उसमें आप मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की भी शक्तियाँ आपको हम कन्फर करते हैं, और आप स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस मेट्रोपॉलिटन एरिया के भी बन जाइए। ये 13 का 3 हुआ हमारा। अब सेक्शन 14, लोकल जुडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स, लोकल क्षेत्रफल क्या रहेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। 14 का 1, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, कह रहा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की क्षेत्रफल किसके कंट्रोल में रहेगा? हाई कोर्ट के कंट्रोल में। द CJM में फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइन द लोकल लिमिट्स of the areas within which the magistrate appointed under section 11 or section 13 may exercise all or any of the powers with which they may respectively be invested under this code। तो जनरल कंट्रोल तो CJM के ऊपर हाई कोर्ट का रहेगा, पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऊपर जनरल कंट्रोल किसका रहेगा? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का रहेगा, और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही बताएगा कि कौन सा मजिस्ट्रेट जो 11 और 13 के अंतर्गत अपॉइंट किया गया था उसका लोकल एरिया कौन सा आएगा, और वो कौन से लोकल एरिया में अपनी जुडिक्शन, अपना क्षेत्रफल और अपनी पावर जो इस कोड के तहत दी गई है वो एक्सरसाइज करेगा। ये हुआ 14 का 1। अब 14 का 2, 14 का 1 का प्रोवाइजो भी प्रोवाइड एट द कोर्ट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट में होल्ड इट्स सिटिंग एट एनी प्लेस विद इन द लोकल एरिया फॉर विच इट इज एस्टेब्लिश, तो बोल रहा है जो कोर्ट है, जो अदालत है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, वो ऐसी जगह में बैठ जाएगा जिसके लिए उसको गठित किया गया है, जिसके लिए उसकी स्थापना हुई है, कोई सी भी जगह में बैठ जाएगा। ठीक है। अब 14 का 2, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सच डेफिनेशन, एक्सेप्शन है जो इस डेफिनेशन बताया उसको एक्सेप्शन मानना। आगे पढ़ो। द जुडिक्शन एंड पावर्स ऑफ एवरी सच मजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट, लेकिन ये मत समझना कि वो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, उसकी पावर उस एरिया तक ही सीमित है, वो पूरे ज़िले में अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकता है। सो एग्जांपल के लिए बताता हूँ, पुलिस स्टेशन 1 का कोई मजिस्ट्रेट है, तो ये मत सोचना पुलिस स्टेशन मजिस्ट्रेट में जो 5 एरिया आते हैं उन्हीं पे वो पावर एक्सटेंड कर सकता है, वो उन्हीं पे वो शक्ति चला सकता है। नहीं, अगर मान के चलिए पूरे ज़िले में 25 थाने हैं और 25 थानों में 100 एरिया आते हैं, तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो हमने पहले वाले अभी एग्जांपल लिया था, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उन 5 एरिया में नहीं, उन 25 एरिया में भी अपनी पावर चला सकता है इस कोड के तहत। ये 14 के 2 में हमें स्पेशली पावर दे दी गई है। अब 14 का 3, वे द लोकल जुडिक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 11 और 13 और 18 एक्सटेंड टू एनी एरिया बियॉन्ड द डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे लोकल क्षेत्रफल जो मजिस्ट्रेट 11 के अंतर्गत, 13 के अंतर्गत और 18 के अंतर्गत अपॉइंट किया गया था, उसकी जो लोकल जुडिक्शन है वो एक्सटेंड करती है, वो बाहर चली जाती है, इससे जिले के भी बाहर चली जाती है। तो कह रहा है और द मेट्रोपॉलिटन एरिया, या मेट्रोपॉलिटन एरिया के भी बाहर तक उसकी पावर चली जाती है। तो कह रहा है एज द केस में भी इन विच ही ऑर्डिनरी होल्ड कोर्ट, तो कह रहा है उस जगह पे जिस जगह उसकी अदालत बैठती है, एनी रेफरेंस इन दिस कोर्ट टू द कोर्ट ऑफ सेशन चीफ CGM और CMM शैल, तो कोई रेफरेंस जो कोर्ट ऑफ सेशन को मिलता है, CGM को मिलता है और CMM को मिलता है इन रिलेशन टू सच मजिस्ट्रेट, तो उस मजिस्ट्रेट को मान लो कि उनको मिल रहा है वही। द एरिया विद इन हिज लोकल जुडिक्शन बी कॉन्स्टिट्यूट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, तो उसी एरिया को मान लेंगे जितना कोर्ट ऑफ सेशन का एरिया लगता है, CGM का एरिया लगता है और CMM का एरिया लगता है। अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, जो हालात है अगर वो विपरीत दिखाते हैं तो वो मान लेना। एज ए रेफरेंस टू द कोर्ट ऑफ सेशन, तो क्या मान लेना उन एरिया को, अगर वो एक्सरसाइज करे तो कोर्ट ऑफ सेशन का एरिया मान लेना उसे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का एरिया मान लेना, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का एरिया मान लेना। एज द केस भी जैसा मुकदमा हो, एक्सरसाइजिंग जुडिक्शन इन रिलेशन टू द स्टेट डिस्ट्रिक्ट और मेट्रोपॉलिटन एरिया, जो कोर्ट ऑफ सेशन अपना क्षेत्रफल एक्सरसाइज कर रहा है, जो CGM अपना क्षेत्रफल एक्सरसाइज कर रहा है, जो CMM अपना क्षेत्रफल एक्सरसाइज कर रहा है, तो मान लेना कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, वो भी अपना इतना ही क्षेत्रफल एक्सरसाइज कर रहा है जितना कि वो उसके अपर कोर्ट कर रहे हैं।
ये हुआ हमारा सेक्शन 14 का ये हुआ हमारा सेक्शन 14 का 3। अब हम सेक्शन 15 पढ़ेंगे, सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का हायर कोर्ट कौन होगा और उसके जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से नीचे कौन होगा। सो 15 का 1, एवरी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज। हर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट तो नीचे रहेगा, किसके, सेशन जज उसके ऊपर रहेगा, सीजीएम उसके नीचे रहेगा। एंड एवरी अदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शैल सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन जज। पर जो सीजीएम से भी नीचे जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रहेंगे वो कंट्रोल में तो सेशन जज के रहेंगे, बी सबऑर्डिनेट टू द सीजीएम, पर सबऑर्डिनेट सीजीएम चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के रहेंगे। ये 15 का 1 बोलता है। 15 का 2, द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो सीजीएम साहब क्या करेंगे, समय दर समय मेक रूल्स और गिव सच स्पेशल ऑर्डर्स, रूल बनाएंगे या कोई स्पेशल ऑर्डर निकाल देंगे कंसिस्टेंट विद दिस कोड, और इस कोड से सीआरपी से मैच होनी चाहिए, वो ऑर्डर विपरीत नहीं होने चाहिए। एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट होम, कि कौन से जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, सेकंड क्लास को कितने मुकदमे देने हैं, कितना व्यापार देना है, कितने केसेस देने हैं, तो वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही ऑर्डर बनाएंगे, स्पेशल ऑर्डर। तो ये 15 का 2 हमें स्पेशली बताता है, ठीक है। अब सेक्शन 16, कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। अब सेक्शन 16 को हम सीधा कनेक्ट करेंगे सेक्शन 2 के से, जिसमें मेट्रोपॉलिटन एरिया डिफाइंड थे। अब सेक्शन 16, कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, अदालत, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की अदालत कौन सी होगी। 16 का 1, इन एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया, हर मेट्रोपॉलिटन एरिया में जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है, देयर शैल बी एस्टेब्लिश एज मैनी कोर्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, उतने कोर्ट मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के एस्टेब्लिश होंगे, उनका गठन होगा, उनकी स्थापना होगी, एंड एट सच प्लेसेस, और उतनी जगहों पर होगी, एज स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, जैसा कि राज्य सरकार कंसल्टेशन किससे लेगी, हाई कोर्ट से, उस मेट्रोपॉलिटन एरिया, जैसे दिल्ली की हाई कोर्ट है और दिल्ली के सारे एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया है, तो राज्य सरकार किससे परमिशन लेगी, दिल्ली हाई कोर्ट से परमिशन लेगी, और इतने कोर्ट मेट्रोपॉलिटन एमएम साहब के बनाएगी जितने वो चाहती है। ये हमें बोलता है 16 का 1, 16 का 2, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। अब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के, उनको कौन अपॉइंट करेगा, उनको हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी। जैसे कि दिल्ली डीजीएस का एग्जाम होता है, तो डीजीएस में जो हम मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट बनते हैं, अगर एग्जाम क्लियर करते हैं, तो उनको कौन नौकरी पर लगाता है, उनको कौन नियुक्त करता है, हाई कोर्ट, और वो भी दिल्ली हाई कोर्ट। ये 16 का 2 बोलता है। 16 का 3, द जुरिडिक्शन एंड पावर्स ऑफ एवरी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द मेट्रोपॉलिटन एरिया। जो शक्तियाँ रहेंगी एमएम साहब की, वो कब तक दौड़ेंगी, वो कहाँ तक फैलेंगी, पूरे मेट्रोपॉलिटन एरिया में फैलेंगी। ये मत सोचना कि थोड़े से एरिया तक फैलेंगी, जितनी उनकी जनसंख्या रह रही है उतनी, कि नहीं, पूरे मेट्रोपॉलिटन एरिया तक फैलेगी, जहाँ तक वो 10 लाख लोग रह रहे हैं। ये 16 का 3 बोलता है। अब 17, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। अब सीएमएम क्या होगा, एसीएमएम क्या होगा। 17 का 1, द हाई कोर्ट शैल इन रिलेशन टू एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो हाई कोर्ट ही, उच्च न्यायालय ही किस संदर्भ में, मेट्रोपॉलिटन एरिया के संदर्भ में, विद इन इट्स लोकल जुरिडिक्शन, अपने लोकल जुरिडिक्शन में जहाँ हाई कोर्ट है, अपॉइंट अ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट टू बी द सीएमएम। एक मेट्रोपॉलिटन, एक एमएम साहब को सीएमएम अपॉइंट कर देगी, एक एमएम साहब को सीएमएम अपॉइंट कर दिया जाएगा फॉर सच मेट्रोपॉलिटन एरिया, उस मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए। 17 का 1 बोलता है। 17 का 2, द हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया टू बी एन एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन एरिया, और मैजिस्ट्रेट हाई कोर्ट ही एक मैजिस्ट्रेट को, एक एमएम को एडिशनल सीएमएम बना देगी, एंड सच मैजिस्ट्रेट शैल हैव ऑल पावर्स ऑफ द सीएमएम, और उस एसीएमएम के पास भी सारी पावर होंगी सीएमएम वाली, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट वाली। ये 17 का 2 बोलता है। अब सेक्शन 18, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, एसएमएम कौन होंगे। सो वही 18 का 1, उसमें भी वही कह रहा है, वो अगर हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट ने, कि किसी व्यक्ति को आप मुहैया करवाइए जो कि स्पेशल पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केस देखेगा, तो हाई कोर्ट एक बंदा जो कि सरकार में जिसने काम किया है और उसको एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन है, तो उस बंदे को स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट बना देगी, और 1 साल का उसका कार्यकाल रहेगा, जो कि स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का था, बिल्कुल वैसा का वैसा उसका कार्यकाल रहेगा, जो कि स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हमने पढ़ा था सेक्शन 13 में, और तो सेक्शन 18 स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट भी वही रहेगा। सो कोई रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब सेक्शन 19, सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। अब सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, एमएम का सबऑर्डिनेशन कौन होगा, एवं एमएम साहब किसके सबऑर्डिनेट होंगे, किसके जूनियर रहेंगे, वो बताएगा 19 में। द चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एंड एवरी एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन सबऑर्डिनेट टू सेशन जज। जो सीएमएम साहब रहेंगे और एसीएमएम साहब रहेंगे, वो तो सेशन जज के सबऑर्डिनेट रहेंगे, उनका हायर कोर्ट कौन रहेगा, सेशन जज रहेगा। एंड एवरी अदर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट शैल सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन जज, और जो हर एमएम साहब रहेंगे वो कंट्रोल में तो सेशन जज के रहेंगे उस जिले के,
बी सबऑर्डिनेट टू द CA मेंबर। वो हर मेट्रोपॉलिटन साहब किसके सबऑर्डिनेट रहेंगे? सबऑर्डिनेट रहेंगे वो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के, CMM साहब के। सो हमें इसमें यही याद करने की जरूरत है। अब सेक्शन 20 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होता है? जो कि एक बंदा एग्जीक्यूटिव जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस देखता है उनको हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोलते हैं, पढ़ते हैं, जो कि ये IAS वगैरह क्लियर करते हैं या फिर जो स्टेट की PCS होती है उसको क्लियर करते हैं, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनते हैं, ठीक है। 20 का एक, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड इन एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया, हर जिले में और हर मेट्रोपॉलिटन एरिया में द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एज मेनी पर्सन एज इट थिंक फिट। राज्य सरकार अपॉइंट करेगी, नियुक्त करेगी जितने व्यक्ति वो चाहती है, जितने उनको तंदुरुस्त उचित लगता है, टू बी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, की वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाए जाए, एंड शैल अपॉइंट वन ऑफ देम टू बी अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से ही एक व्यक्ति को, एक ऑफिसर को, एक अधिकारी को क्या बना दिया जाएगा? जिला अधिकारी बना दिया जाएगा, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया जाएगा। 20 का 2, द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो राज्य सरकारी एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को क्या अपॉइंट कर देगी, क्या नियुक्त कर देगी? टू बी एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, की आप ADM बन जाइए, उप जिला अधिकारी बन जाइए, एंड सच मजिस्ट्रेट शैल हैव सच ऑफ द पावर्स ऑफ द DM। और उस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी सारी पावर कौन सी होंगी? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाली ही होंगी। अंडर दिस कोड, इस कोड के तहत, CRPC के तहत, और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स एज में भी डायरेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, या और कोई भी कानून के तहत उसको पावर दे दी जाती है तो राज्य सरकार नोटिफिकेशन द्वारा बता दिया जाएगा और राज्य सरकार निर्देश दे देगी उसके अनुसार ही। 20 का 3, वेन एवर इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिकम वेकेंट, जब कोई ऐसा नतीजा निकलता है कि ऑफिस जो कार्यालय है किसका? जिला अधिकारी का खाली हो जाता है, एनी ऑफिसर सक्सीड टेम्पररी और टू द एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, कोई और ऑफिसर जो अब उसको पा लेता है, किसको? उस जिला अधिकारी के कार्यालय को पा लेता है, सक्सीड कर लेता है। सच ऑफिसर शेल पेंडिंग द ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो ऐसा ऑफिसर जब तक राज्य सरकार के कोई निर्देश, कोई ऑर्डर पेंडिंग है उसके अपॉइंटमेंट में, एक्सरसाइज ऑल द पावर्स एंड परफॉर्म ऑल द ड्यूटीज रेस्पेक्टिवली कन्फर्ड इम्पोज बाय दिस कोड ऑन द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो वो बिना राज्य सरकार के जब तक ऑर्डर पेंडिंग है तब भी वह व्यक्ति सारी पावर जो CRPC ने दे रखी है वो एक्सरसाइज करेगा उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला अधिकारी की तरह ही। ये हमें 20 का 3 बोलता है। 20 का 4, स्टेट गवर्नमेंट में प्लेस एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इंचार्ज ऑफ सब डिवीजन, तो स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार क्या करेगी? एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इंचार्ज बना देगी एक सब डिवीजन का, उप तहसील का, एंड मे रिलीव हिम ऑन द चार्ज ऑन ओकेजन रिक्वायर्स, एंड द मजिस्ट्रेट सो प्लेस इंचार्ज ऑफ सब डिवीजन शेल बी कॉल्ड एज सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, SDM साहब बना देगी। एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ही किसी उप तहसील का SDM साहब बना देगी राज्य सरकार, ठीक है। अब 20 का 4A, कैपिटल 4A 20 का, जो कि अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था और 2005 की ऐड हुआ था, जो कि बोलता था स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर एंड सब्जेक्ट टू सच कंट्रोल, तो राज्य सरकार क्या करेगी? कोई जनरल या स्पेशल ऑर्डर निकाल देगी और वो मानना पड़ेगा उस अधिकारी को, एंड डायरेक्शंस एज इट डीम फिट टू इम्पोज, और कोई डायरेक्शन को निर्देश निकाले हैं राज्य सरकार ने तो वो भी मानने पड़ेंगे उस अधिकारी को। डेलीगेट इट्स पावर अंडर सबसेक्शन 4 टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कोई भी पावर डेलीगेट उसकी पावर्स घटा देगी, किसी जिले अधिकारी की पावर्स घटा देगी जो इसको CRPC ने दी हुई है। ये हमारा 20 का 4A बोलता है। अब 20 का सबसेक्शन 5, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल preclude the state government from conferring under any law for the time being force on a commissioner of police all or any of the power of executive magistrate, राज्य सरकार किसी भी कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो CP होता है, जो SP साहब होता है, उसको भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर्स दे सकती है। ये साफ साफ हमें सेक्शन 20 सबसेक्शन 5 में देखने को मिलता है। अब सेक्शन 21, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स क्या होंगे? स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेक्शन 21 में दिए हुए हैं हमें। 13 में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट दिए होते, 18 में स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिए होते, अब 21 में हमें स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दिए हुए, तो याद रखना आ सकता है प्री में इंडेक्स वाइज क्वेश्चन। सो 21, द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट, तो राज्य सरकार नियुक्त करेगी फॉर सच टर्म्स एज इट मे थिंक फिट, उतने समय के लिए जितना उससे उचित लगता है राज्य सरकार को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू बी नोन एज स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ही बना देगी क्या? स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फॉर पर्टिकुलर एरियाज, किसी एक निश्चित एरिया के लिए, इलाके के लिए, और फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन, या किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन जो नियुक्त करेगी, जो राज्य सरकार बताएगी उस परफॉर्मेंस के लिए ही, सिर्फ एक फंक्शन के लिए, जो पर्टिकुलर फंक्शन है, जो निश्चित फंक्शन है, एंड कन्फर ऑन अ स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सच ऑफ द पावर्स एज आर कन्फरेबल अंडर दिस कोड ऑन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एज इट डीम फिट, और उस स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पे भी पावर कौन सी कन्फर कर दी जाएगी? जो यह कोड उस एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दे रहा है, तो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी वही पावर, वही शक्तियाँ उसको दे दी जाएंगी इस कोड के द्वारा, और राज्य सरकार उसे दे देगी। ये 21 बोलता है। अब 22, लोकल जुडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, लोकल इलाका, लोकल क्षेत्रफल कितना रहेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का? 1, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार की बातें मानेगा कौन? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो जिला अधिकारी समय दर समय क्या करेगा? डिफाइन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरियाज
विद इन विच द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मे एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द पावर विद विच दे मे बी इन्वेस्टेड अंडर दिस कोड। तो जिला अधिकारी टाइम दर टाइम डिफाइन करेगा, बता देगा कि कौन कौन सी शक्तियाँ इस कोड के द्वारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब और किस एरिया में एक्सरसाइज करेंगे। ये हमें सेक्शन 22 बताता है। 22 का है, 22 का 2 एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सच डेफिनेशंस, कह रहा है एक्सेप्शन है, डेफिनेशन में अगर कुछ प्रोवाइड करा तो वो उसको मानना। द जुरिडिक्शन एंड पावर्स ऑफ एवरी सच मजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जो जुरिडिक्शन रहेगा, जो क्षेत्रफल रहेगा, वो भी पूरे जिले में ही फैला रहेगा। ये मत सोचना कि उसके एरिया जो छोटा सा उसको एरिया उप तहसील का एरिया दिया जाता है उस तक ही फैलेगा, नहीं, पूरे जिले में उसकी पावर फैलेगी, पूरे जिले में। जैसे गुड़गांव जिला है तो ये मत सोचना कि फरूखनगर में कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बैठाया हुआ है तो उसकी पावर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर फरूखनगर में ही है, नहीं, उसकी पावर पूरे जिले में है, पूरे गुड़गांव में है। मे बी इट पटौदी, मे बी इट सोना और मे बी इट गुड़गांव। ओके, ये हो गया हमारा सेक्शन 22 का 2। अब सेक्शन 23 सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसके सबऑर्डिनेट होंगे? आज हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ही कर पाएंगे 25 कैपिटल तक। अभी हमारे पास काफ़ी दिन है, राजस्थान के प्री के कम से कम 13-14 दिन है, तो हम आराम से कर लेंगे, ये CRPC आराम से कर लेंगे, क्योंकि अब अगली वीडियो IPC की बनाने वाले हैं। IPC के हमें आज 2 चैप्टर करने हैं कंप्लीट। डेफिनेशंस तो मैंने IPC में करवा दी थी, और अब हम दूसरे कोई चैप्टर करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है प्री के पर्पस के लिए, IPC का भी, ठीक है। अब सेक्शन 23 सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब किसके नीचे रहेंगे और उनके ऊपर कौन रहेगा? 23 का 1 ऑल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अदर देन द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बस ADM एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को छोड़ दीजिए, नहीं तो सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द DM। तो किसके नीचे रहेंगे? DM जिला अधिकारी के नीचे रहेंगे, पर उप जिला अधिकारी इसमें नहीं रहेगा। उप जिला अधिकारी और जो जिला अधिकारी वो इक्वल रैंक पे स्टैंड करेंगे, उनकी इक्वल फुटिंग होगी, नहीं तो सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिला अधिकारी के नीचे रहेंगे। एंड एवरी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अदर देन द SDM, और हर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पर वो कौन नहीं है, वो SDM नहीं है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नहीं है, उसको भी छोड़ दिया गया है। एक्सरसाइजिंग पावर इन सब डिविजनल, जो कि अपनी पावर चला रहा है, जो कि अपनी शक्ति कहाँ चला रहा है, किसी उप तहसील में, किसी छोटे उसमें जिले के कोई तहसील बनाई हुई है, किसी छोटी कोई जिले का कोई उप तहसील बनाई हुई है, उसमें एक्सरसाइज कर रहा है। शैल ऑल्सो भी सबऑर्डिनेट टू द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उस सब डिवीजन का किसके सबऑर्डिनेट रहेगा? SDM साहब के नीचे रहेगा, वो उस उप जिले का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट SDM, उसके सामने SDM साहब के सबऑर्डिनेट रहेगा। सब्जेक्ट हाउ टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। बड़े सारे किसके अधीन रहेंगे, किसके कंट्रोल में रहेंगे, कौन सबकी देख करेगा? बीट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, बीट SDM, बीट एडिशनल DM, इसको कौन कंट्रोल करेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही इनके सब्जेक्ट टू कंट्रोल रहेंगे, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी और वो SDM साहब भी। ये 23 का 1 बोलता है। 23 का 2 द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो जिला अधिकारी साहब वो टाइम दर टाइम, समय दर समय मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर्स, रूल्स बनाएंगे, नियम बनाएंगे और स्पेशल ऑर्डर देंगे कंसिस्टेंट विद दिस कोड, जो इस कोड से मेल खाते होंगे, इस कोड के विपरीत नहीं देंगे। एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस, की कैसे व्यवहार, कैसा व्यापार, काम काज, कौन से मुकदमे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब देखेंगे। अमंग द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम एंड एज द एलोकेशन ऑफ बिजनेस टू द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो जिला अधिकारी साहब ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को काम काज देंगे, कौन से मुकदमे आप देखोगे और कौन से मुकदमे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखेगा, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही उनको काम कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस रखेंगे। अब सेक्शन 24 जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की बात करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार प्री मेल से क्वेश्चन आता है। 24 करेंगे, 25 करेंगे, फिर 25 कैपिटल A करेंगे, उसके बाद कल से करेंगे, कल चैप्टर 3 से स्टार्ट करेंगे। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर 24 का 1 फॉर एवरी हाई कोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, हर उच्च न्यायालय के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार शैल आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, और कंसल्टेशन तो वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार किससे करेगी? उससे हाई कोर्ट से, उच्च न्यायालय से करेगी। अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक सरकारी वकील अपॉइंट करेगी। एंड मे ऑल्सो अपॉइंट 1 और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और कर सकती है एक या एक से ज़्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर APP भी अपॉइंट फॉर कंडक्टिंग सच कोर्ट, उस कोर्ट में कंडक्ट करने के लिए, केसेस को कंडक्ट करने के लिए। एनी प्रोसिक्यूशन, कोई भी प्रोसिक्यूशन, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन प्रक्रिया, क्रिमिनल अपील, कोई भी अपील कंडक्ट करने के लिए, और अदर प्रोसीडिंग, कोई भी और अन्य प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया करने के लिए, ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, किसके बिहाफ पे, किसके कंधों के लिए? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कंधों पर वो सरकारी वकील प्रक्रिया करेगा उस न्यायालय में। अब 24 का 2 सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट 1 और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो केंद्र सरकार क्या करेगी? एक PP को या और एक से ज़्यादा PP को फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एनी केस और क्लास ऑफ केसेज इन एनी डिस्ट्रिक्ट और द लोकल एरिया। केंद्र सरकार एक PP को या और भी PPO को, एक से ज़्यादा PP को क्या कर देगी? अपॉइंट कर देगी, नियुक्त कर देगी कि आप प्रोसिक्यूशन करिए
किसी भी डिस्ट्रिक्ट में और किसी भी लोकल एरिया में जहाँ भी केंद्र सरकार उनको ऑर्डर देती है करने के लिए प्रोसिक्यूशन कंडक्ट। 24 का 3, फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हर जिले के लिए राज्य सरकार क्या करेगी, एक पीपी अपॉइंट करेगी, एक पीपी को नियुक्त करेगी। एंड मे ऑल्सो अपॉइंट 1 और मोर एडिशनल पीपी फॉर द डिस्ट्रिक्ट। और राज्य सरकार एक या एक से ज़्यादा एडिशनल APP भी अपॉइंट कर देगी उस जिले के लिए। ये 24 का 3 बोलता है। अब 24 का 3 का प्रोवाइजर, प्रोवाइड एट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और APP अपॉइंटेड फॉर वन डिस्ट्रिक्ट मे बी अपॉइंटेड ऑल्सो विद द PP और APP फॉर एज द केस मे बी फॉर अनदर डिस्ट्रिक्ट। तो बोल रहा है तो राज्य सरकार ने PP एक जिले के लिए और एक APP एक जिले के लिए नियुक्त किया गया था, तो कोई भी राज्य सरकार को नहीं रोकेगा कि उसको उस सेम PP को और उस सेम APP को किसी और जिले का उस राज्य में PP और APP घोषित कर देगी, बना देगी। ये हमें 24 के 3 का प्रोवाइजो बोलता है। अब 24 का 4, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल इन कंसल्टेशन विद द सेशन जज। तो जिला अधिकारी किससे कंसल्टेशन करेगा, सेशन जज से, DJ साहब से। प्रिपेयर अ पैनल ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन, एक लिस्ट बनाएगा, एक सूची बनाएगा किसकी, व्यक्तियों के नाम की। हु आर इन हिज ओपिनियन, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के ओपिनियन में और सेशन जज के ओपिनियन में, राय में, फिट टू बी अपॉइंटेड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कि बिल्कुल तंदुरुस्त है कि इन व्यक्तियों को पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया जा सकता है, और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट, या APP साहब किसी जिले का नियुक्त किया जा सकता है। तो कौन बनाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंसल्टेशन किससे लेगा, सेशन जज DJ साहब से, और एक पैनल क्रिएट किया जाएगा और उस पैनल में व्यक्तियों का नाम लिखा जाएगा जो कि PP या APP साहब बनने के लायक हैं। तो ये हो गया हमारा 24 का 4। अब 24 का 5, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज द PP। कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा PP नहीं बना जाएगा, सरकारी वकील नहीं बनाया जाएगा, और एडिशनल PP या APP नहीं बना जाएगा फॉर द डिस्ट्रिक्ट, उस जिले के लिए, अनलेस, एक्सेप्शन क्या है, क्या उसको फुलफिल करना पड़ेगा, हिज नेम अपीयर्स इन द पैनल ऑफ नेम्स प्रिपेयर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 4। अन्यथा तो उसका नाम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने, जिलाधिकारी साहब ने वो जो लिस्ट तैयार की थी, जो पैनल तैयार किया था, उसमें नहीं आता है, उसका नाम उसमें नहीं दिखता है, तो वो उसको PP या APP नहीं अपॉइंट किया जाएगा उस जिले के लिए। ये बोलता है 24 का 5। अब 24 का 6, नो विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग सबसेक्शन 5। अब कह रहा है अब सबसेक्शन 6 बता रहा है 24 का कि जो 5 में लिखा है उसको भूल जाइए, अभी है पढ़िए। वेर इन अ स्टेट देयर एग्जिस्ट अ रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, जहाँ किसी राज्य में एक रेगुलर कैडर है और वो किसका है, सिर्फ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स का ही है, उसमें सिर्फ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स का एग्जाम होके नियुक्त किया जाता है व्यक्तियों को जो कि प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करेंगे। तो बोल रहा था स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार अपॉइंट कर लेगी, नियुक्त कर लेगी एक PP साहब को और एडिशनल PP या APP साहब को, ओनली फ्रॉम अमंग द पर्सन्स कंसल्टिंग सच कैडर। जो भी व्यक्ति इस कैडर से, जो राज्य सरकार का कैडर है, उससे कंसल्ट रखते हैं, उनको ही अपॉइंट करेगी PP साहब, PP के लिए और APP के लिए। और DM जो साहब ने पैनल तैयार किया था वो रखा रह जाएगा। और आज के टाइम में देखा जाए तो हर राज्य सरकार के पास कैडर है जो कि प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर को खुद सेलेक्ट करती है। जैसे राजस्थान सरकार के पास जब ये APO का एग्ज़ाम होने वाला जनवरी 2025 में, तो वो कैडर ही तो है। तो इसमें DM साहब क्या लिस्ट तैयार करेंगे, तो ये कह रहा है। अब 24 का 6, अब 24 का 6 का प्रोवाइजो, प्रोवाइड एट वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ राज्य सरकार की राय में नो सुटेबल पर्सन इज अवेलेबल इन सच कैडर, कोई भी ऐसा व्यक्ति सुटेबल नहीं है जो कि इस कैडर में हो और जो कि PP या APP बनने के लायक हो। मतलब सारे ही नलायक हो गए हैं, कोई भी पढ़ता नहीं है लो, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो PP और APP बनने के लायक है। फॉर सच अपॉइंटमेंट अंडर द गवर्नमेंट में अपॉइंट अ पर्सन एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर और ADM और APP एज द केस मे बी फ्रॉम द पैनल। तो क्या करेगी राज्य सरकार, अब बोलेगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को बोलेगी कि अब जो आपने पैनल रेडी किया था मेरे को वो लिस्ट दे दीजिए। राज्य सरकार बोलेगी क्योंकि हमारे कैडर में सारे जो वो हैं, जो सारे व्यक्ति आने थे, वो एक ने भी एग्जाम पास नहीं किया और कोई भी नहीं बन पाया। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने जो पैनल की लिस्ट रेडी की थी उन व्यक्तियों की जो कि PP और APP बनेंगे, वो लिस्ट ले लेगी। ये प्रोवाइजो बोलता है। अब 24 का 7 बोलता है अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज PP, एक व्यक्ति PP जभी बनेगा और APP तभी बनेगा अंडर सबसेक्शन 1 1 के अंदर और सबसेक्शन 2 के अंदर और सबसेक्शन 3 के अंदर और सबसेक्शन 6 के अंदर, ओनली इफ ही हैज़ बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर, 7 साल से वो वकील है और वो लॉ की प्रैक्टिस कर रहा है, तभी वो PP और APP बनेगा। ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। तभी तो हम देखते हैं ये बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं NIA में और CBI में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। तो कौन वो मिनिमम एक्सपीरियंस कितना मांगते हैं, 7 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगते हैं। इसीलिए मांगते हैं क्योंकि ये 24 के 7 में क्लियरली लिखा हुआ है इस कोड में, CRPC में। अब 24 का 8 बोल रहा है द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट, तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार नियुक्त कर लेगी फॉर द पर्पसेज ऑफ एनी केस, किसी भी मुकदमे के लिए
और क्लास ऑफ केसेस किसी भी बहुत सारे मुकदमों की क्लासेस के लिए वो एक ही क्लास के मुकदमे हैं, लेकिन बहुत सारे हैं। A person who has been in practice as an advocate for no less than 10 years as a SPP, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना देगी किसी एक क्लासेस ऑफ केसेस के लिए एक व्यक्ति को जो प्रैक्टिस में कितने साल से है एडवोकेट, 10 साल से वो लॉ की प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसे SPP स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना देगी। ये 24 का 8 हमें बताता है। अब 24 के 8 का प्रोवाइजो provided the court may permit the victim to engage an advocate of his choice to assist the prosecution under this subsection 3 का क्वेश्चन, ये अदालत इजाज़त दे देगा किसी विक्टिम को जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है कि वो भी अपने चॉइस का, उसकी पसंद का एक एडवोकेट है कि वकील साहब खड़ा कर सकती है। और प्री का क्वेश्चन वो क्या करेगा, वो असिस्ट करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि केस की प्रक्रिया में वो खुद केस नहीं लड़ेगा, वो सिर्फ पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब को, पीपी साहब को असिस्ट करेगा विक्टिम का वकील, ना कि खुद वकील बन जाएगा, खुद पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बनेगा। प्री का क्वेश्चन दिल्ली में तो पिछली बार आया भी था, ये 2023 के एग्जाम में। अब 24 का नो फॉर द पर्पसेज ऑफ सबसेक्शन 7, सबसेक्शन 7 के लिए समझ लीजिए, सबसेक्शन 8 के लिए समझ लीजिए। द पीरियड ड्यूरिंग विच अ पर्सन हैज बीन इन प्रैक्टिस एज अ प्लीडर, कोई पीरियड जिसमें व्यक्ति, कोई ऐसे समय में जिसमें व्यक्ति किसकी तरह प्रैक्टिस कर रहा है, एक प्लीडर की तरह, एक वकील की तरह, और हैज रेंडर्ड वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोर्ट, इस कोर्ट से पहले या इस कोर्ट के बाद उसने रेंडर्ड, उसने कुछ सर्विसेज दी है, सर्विस एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसने पीपी की तरह, एपीपी की तरह या असिस्टेंट पीपी की तरह सर्विसेज दी है, और अदर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर या कोई और अदर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर बना पड़ा है, वो जैसे जेएलओ वगैरह होते हैं, वो अगर वो था वो व्यक्ति बाय वट एवर नेम कोड, उसको किसी भी नाम से चाहे बुलाया था किसी भी डिपार्टमेंट में, शैल बी डीम्ड टू बी द पीरियड ड्यूरिंग विच द पर्सन हैज बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट। जो 7 साल और 10 साल का पीरियड बताया था ना, तो इसमें सबसेक्शन 9 में इसको क्लियर कर दिया है कि वो प्रैक्टिस करता हो वो व्यक्ति, और किसी तरह प्रैक्टिस करता हो, किसी भी तरह उसको डिपार्टमेंट में उसके नाम से बोला जाए, जैसे एडीए बोला जाता है हरियाणा में, राजस्थान में एपीए बोला जाता है, तो उसको मानेंगे कि वो प्रैक्टिस कर रहा था। अगर वो पीपी भी था, वहाँ एपीपी भी था, और वो सिंपल असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे तो माना जाएगा वो प्रैक्टिस कर रहा था, तो वो पीपी बनने के लायक है। ये 24 का 9 बोलता है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 25, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 25 और उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन 25 कैपिटल ए, फिर आज की वीडियो एंड। अब सेक्शन 25 असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब ये असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होंगे? 25 ए द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, राज्य सरकार नियुक्त करेगी हर जिले में 1 और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, एक या एक से ज़्यादा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन इन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। और क्या करेंगे वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर? केस को चलाएंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, सेकंड क्लास की कोर्ट में चलाएंगे, पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की कोर्ट में नहीं देखने को मिलता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बैठा दिया जाएगा और वो केसेस को चलाएंगे। 25 का 25 का 1A द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट 1 और मोर असिस्टेंट पीपी, तो केंद्र सरकार भी एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर देगी, नियुक्त कर देगी फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एनी केस और क्लास ऑफ केसेस। किस चीज़ के लिए? बस वो कंडक्ट करेंगे क्या? कोई केस या कोई पूरे क्लासेस ऑफ केसेस, जब बहुत सारे केसेस हैं एक क्लास के, इन द कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट। केंद्र सरकार अपना असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बैठा सकती है किसी भी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में। 25 का 2 सेम एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 3, जहाँ सबसेक्शन 3 में बताया हुआ है और बचाया हुआ है उसको बचा लेना। नो पुलिस ऑफिसर शैल बी एलिजिबल टू अपॉइंटेड एंड एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कोई भी पुलिसकर्मी को आप असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बनाओगे, पर सबसेक्शन 3 में जो बताया गया है उसको फॉलो करना, वरना जनरल रूल तो है नहीं बनाया जाएगा। ये 25 का 2 बोलता है। 25 का 3 वेयर नो असिस्टेंट पीपी इज अवेलेबल, जहाँ कोई असिस्टेंट पीपी अवेलेबल नहीं है, मतलब नहीं है, फॉर द पर्पसेज ऑफ एनी पर्टिकुलर केस, किसी पर्टिकुलर मुकदमे के लिए, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में अपॉइंट एनी अदर पर्सन टू बी असिस्टेंट पीपी इन चार्ज ऑफ दैट केस। तो जिला अधिकारी क्या करेगा? किसी भी व्यक्ति को असिस्टेंट पीपी बना देगा, असिस्टेंट पीपी की पावर दे देगा और इंचार्ज बना देगा उस मुकदमे का। कौन? जिला अधिकारी। अब 25 के 3 का A प्रोवाइड डेटा पुलिस ऑफिसर शैल नॉट बी अपॉइंट सो अपॉइंटेड, बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी को आप नियुक्त नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? A if he has taken any part in the investigation into the offence, अगर उस पुलिसकर्मी ने कोई भी जांच पड़ताल में एक अपराध की अगर कोई भी भाग लिया है, तो आप उसको उस केस का, उस मुकदमे का असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं अपॉइंट करेंगे। B if he is below the rank of इंस्पेक्टर, अगर वो इंस्पेक्टर से नीचे है तो भी आप उस व्यक्ति को, उस पुलिसकर्मी को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बनाएंगे। वो इंस्पेक्टर की रैंक के ऊपर होना चाहिए। इंस्पेक्टर अपना बोले तो 3, जिसके 3 सितारे लगे होते हैं उसकी वर्दी पर वो इंस्पेक्टर होता है, तो वो इंस्पेक्टर तो होना चाहिए, और वो ज़रूरी तौर पर उसने जांच पड़ताल में कोई हिस्सा ना लिया हो, तो ये आप उसको असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर देंगे एक मुकदमे की कार्रवाई के लिए। ये सेक्शन हमारा 25 हुआ। अब सेक्शन 25 कैपिटल A, जो कि अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था 2005 की, जो कि बोलता है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का डायरेक्टरेट, मतलब उनका डिपार्टमेंट कौन सा होगा, ये 25 कैपिटल A बोलता है। 25 कैपिटल A का
सेक्शन 25A सब सेक्शन 1, द स्टेट गवर्नमेंट में एस्टेब्लिश अ डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो राज्य सरकार गठन करेगी किसका, स्थापना करेगी किसकी, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की, और उसमें किस किस का गठन करेगी, उसमें होगा एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा, एंड एज मैनी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एज इट थिंक्स। और एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा, और जितने मर्जी चाहे राज्य सरकार बना सकती है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, उसकी कोई लिमिट नहीं है, पर डायरेक्टर तो एक ही होगा उस प्रोसिक्यूशन का। ठीक है। अब 25A का 2, अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, वो व्यक्ति ही डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बन सकता है और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बन सकता है ओनली इफ ही हैज बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर। अगर वो वकील की तरह कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा था कितने साल से, 10 साल का उसको एक्सपीरियंस है एज एन एडवोकेट, तभी वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बन सकता है और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बन सकता है। एंड सच अपॉइंटमेंट शैल बी मेड विद द कंकरेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की नियुक्ति किसकी कंकरेंस से होगी, किसकी सहमति से होगी, हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उस राज्य के चीफ जस्टिस ऑफ उच्च न्यायालय की कंकरेंस से होगी, सहमति से होगी। ये हमें 25A का 2 हो गया। अब 25A का 3, द हेड ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, जो हेड रहेगा, जो सबसे उच्च अधिकारी रहेगा किसका, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का, शैल बी द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, उसको क्या बुलाया जाएगा, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बुलाया जाएगा। हु शैल फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट इन द स्टेट। और वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन किसके कहने पर फंक्शंस करेगा, किसके कहने पर अपनी कार्रवाइयाँ करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में वो रहेगा, और किसकी, होम डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, होम डिपार्टमेंट इन द स्टेट, जो गृह मंत्रालय रहेगा राज्य में, उसके नीचे वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन रहेगा। अब 25A का 4, एवरी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। हर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन किसके नीचे रहेगा, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के नीचे रहेगा। ये हमें 25A का 4 बता रहा है। 25A का 5, एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 1, जो पीपी साहब और जो एडिशनल पीपी साहब और जो स्पेशल पीपी साहब हमने अपॉइंट किए थे, किसमें अपॉइंट किए थे, राज्य सरकार ने अपॉइंट किए थे 24 के सबसेक्शन 8 में और 24 के सबसेक्शन 1 में, टू कंडक्ट केसेज इन द हाई कोर्ट। और वो क्यों अपॉइंट किए गए थे कि उन्होंने कोई केस चलाना था, कोई प्रक्रिया, फौजदारी प्रक्रिया कोई हैंडल करनी थी, किसमें, उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में। शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। अगर हाई कोर्ट में कोई पीपी साहब, एपीपी साहब, एडिशनल पीपी साहब अगर कोई हाई कोर्ट में कोई प्रक्रिया चला रहे हैं तो वो किसके सबऑर्डिनेट रहेंगे, वो किसके नीचे रहेंगे, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के सबऑर्डिनेट रहेंगे वो पीपी साहब, अगर वो हाई कोर्ट में मुकदमा चला रहे हैं तो। ये 25A का 5 बोलता है। 25A का 6, एवरी पीपी, एडिशनल पीपी और स्पेशल पीपी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 3 एज द केस में बी सबसेक्शन 8 और सेक्शन 24 टू कंडक्ट केसेज इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जो भी पीपी और जो भी एडिशनल पीपी और जो भी स्पेशल पीपी जो जिसको कि राज्य सरकार ने अपॉइंट किया था 24 के 8 में और 24 के 3 में, और सिर्फ क्यों किया था कि उन्हें कोई केस की प्रक्रिया चलानी थी, किसमें, जिला के कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। एंड एवरी असिस्टेंट पीपी और सारे असिस्टेंट पीपी जिनको नियुक्त किया गया था कि उनको प्रक्रिया चलानी थी, किसमें, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, तो शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो ये सब किसके सबऑर्डिनेट रहेंगे, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के सबऑर्डिनेट रहेंगे, जिसको डीएस आप बोलते हैं उस जिले का। अब 25A का 7, द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। जो पावर्स रहेंगी, जो शक्तियाँ रहेंगी और जो फंक्शंस रहेंगे किसके, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के। एंड द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की पावर और शक्तियाँ, पावर, फंक्शंस और शक्तियाँ। एंड द एरियाज फॉर विच ईच ऑफ डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हैव बीन अपॉइंटेड। और उन एरियाज के लिए, उन इलाकों के लिए, जिन इलाकों के लिए इनको नियुक्त किया गया है, शैल बी सच एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। तो राज्य सरकार बता देगी कि किन एरिया के लिए डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को अपॉइंट नियुक्त किया गया है, तो वो राज्य सरकार नोटिफिकेशन में बता दिया जाएगा। अब आज का हमारा आखिरी सबसेक्शन 25A का सबसेक्शन 8, द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द एजी एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। जो 25A के जो प्रोविजंस हैं, जो एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट, राज्य का एजी साहब होते हैं, उन पर सेक्शन 25A के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। वाइल परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जब एडवोकेट जनरल साहब किसके फंक्शंस निभा रहे हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर पीपी साहब के फंक्शंस निभा रहे हैं, कौन, एजी, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। सो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट एक ही अपॉइंट किया जाता है, हर राज्य के लिए एक एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट अपॉइंट किया जाता है, जो कि हाई कोर्ट में, मेनली हाई कोर्ट में ही केसेस लड़ते हैं उस राज्य के लिए जिसके लिए वो अपॉइंट किए गए थे। सो ये था आज हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 CRPC का, जिसमें हमने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन
25 कैपिटल ए को हिंदी में बिल्कुल एक्सप्लेनेशन से हमने आज डील किया है। और मेरी ट्राई रहेगी कि मैं जब तक वो राजस्थान का प्री आए उससे पहले ये सारे चैप्टर्स करवा दूँ, पूरे के पूरे चैप्टर जो है 37 चैप्टर है वो करवा दूँ और अच्छे से रिवीजन हो जाए अपनी, मेरी भी और आपकी भी। सो थैंक यू। अगर कोई वो मिस्टेक हुई बताने में तो अवॉइड करना। सो थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।